नमस्कार मित्रों, राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर से मैं हिंदी और राजस्थानी बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा हिंदी है ज़िंदगी समूह द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सबसे पहले मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं और उसके बाद मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैंने वैसे तो हिंदी और राजस्थानी में अनेक विधाओं पर अपनी कलम चलाई है, यथा हास्य, व्यंग्य, नाटक, एकांकी, कविताएं आदि, और अब तक मेरी कुल 41 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हिंदी और राजस्थानी की लगभग 30 किताबें बाल साहित्य की हैं। इसी कारण मैं अपने आप को मूलतः एक बाल साहित्यकार के रूप में मानता हूं और गौरव महसूस करता हूं। मैं बाल साहित्य के लिए समर्पित हूं। बाल साहित्य लेखन मेरे सांस की तरह है। जब तक सांसें हैं तब तक लेखन जारी रखना चाहता हूं। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अंशु मैडम, सिद्धार्थ शर्मा जी, मेराज रजा जी और ऋषि शर्मा जी, कई साथी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने सन 2003 से बच्चों का पाक्षिक अखबार टाबर टोली नियमित रूप से प्रकाशित करना शुरू किया और 14 नवंबर 2003 को इसका पहला अंक समर्पित किया गया यहाँ हनुमानगढ़ की बहुत बड़ी एक शिक्षण संस्था में। और मीडिया के खूब लोग आए, बुद्धिजीवी, खूब सारे बच्चे आए और यह पहला अंक तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह समर्पित किया गया था। और 2003 के बाद निरंतर हर 15 दिन बाद हम ये टाबर टोली अखबार प्रकाशित कर रहे हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि इस टाबर टोली का एक ब्लॉग भी हमने बना रखा है, नेट पर आप देख सकते हैं, www.tabartoli TABARTOLI.blogspot.com www.tabartoli यानी टाबरटोली की स्पेलिंग में TABARTOLI tabartoli.blogspot.com। इस पर आप किसी भी साल का कोई भी अंक आप देख सकते हैं और हर 15 दिन बाद ये नेट पर इसको चला देते हैं और खूब इसके पाठक भी हैं। और ख़ास बात एक और भी है, नेट से हमें पता चला भी इस टाबर टोली से 193 देशों के लोग पाठक जुड़े हुए हैं। इस बात की भी हमें बहुत प्रसन्नता है। और दूसरी खास बात यह है कि मुझे पुस्तकों से बहुत प्रेम है। मैं अभी और बताना चाहूँगा कि ऋषि शर्मा जी वो अखबार के लिए बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और नेहरू सिंह जी भी अब जुड़े हैं। आप नमस्कार कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। तो दूसरी खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो मुझे पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और विद्वानों ने कहा भी है कि पुस्तकें हमारी सच्ची साथी हैं। मैंने राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले और हनुमानगढ़ ज़िले में लगभग 100 से अधिक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई। ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी भी जुड़े हैं, नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं ये बताना चाह रहा था अभी पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं और मैंने 100 से अधिक यानी हमारे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर ज़िले में मैंने गांव, कस्बे, शहर और ढाणियों में पुस्तक प्रदर्शनियां लगाई। और अपने क्या बोलते हैं वो साक्षरता केंद्रों में इस पुस्तक प्रेम के कारण मैंने साक्षरता केंद्रों में अनेक किताबें यानी लगभग 51,000 रुपये की किताबें मैंने निःशुल्क उनको संस्थानों को दी।
और इस उपलक्ष्य में 8 सितंबर 2005 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर की ओर से जयपुर के बिड़ला सभागार में मुझे सर्वाधिक पुस्तक दानदाता के रूप में सम्मानित किया गया। ये आप सबका प्रेम है, ये सम्मान मिला। और कविता सिंह जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा मेरे बारे में यानी मेरे साहित्य के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से 1998 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से मेरी हिंदी बाल कहानियों की किताब चिंटू पिंटू की सूझ, इस पर डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये आप सबकी दुआओं का और ये लेखन का चमत्कार ही कहेंगे कि आपका प्रेम जो है वो इस तरह से पुरस्कार दिलाता है। एक ख़ास बात और भी है, भी इस पुरस्कार ने मकान खरीदने के लिए भी मतलब वो राशि देती है एक तरह से, यानी जो राशि इनाम में मिली उसका मकान खरीदा, ये छत मिली और सारे तीर्थ किए इन साहित्य के कारण। और साहित्य ने बहुत कुछ दिया है। 1998 में मेरी राजस्थानी किताब बच्चों के नाटकों की किताब चिंटू पिंटू की सूझ के अलावा ये राजस्थानी में संख्या सर्रा सिंह, ये बच्चों के नाटकों की किताब है राजस्थानी में। इस पर 1998 में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया, बीकानेर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की ओर से। और वर्ष 2012 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से मेरी राजस्थानी संस्मरण की जो किताब है वो बाल साहित्य पर लगभग 112 पेज की किताब है। इस पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लेखन करता हूँ तो मुझे बहुत प्रेम मिलता है। और पाठकों के बाद फ़ोन भी आने लग गए, पहले फ़ोन नहीं थे पुराने समय में, लेकिन अब फ़ोन भी आते हैं, कई नेट से भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी खूब बधाइयाँ मिलती है, आप सबका प्रेम मिलता है। और इन पुरस्कारों के अलावा मुझे बड़े बड़े जो शहर हैं, ये देहरादून, इलाहाबाद और दिल्ली में और हमारे राजस्थान के अनेक शहरों में मुझे अनेक पुरस्कार मिले और साहित्य का सम्मान मिला और एक पहचान मिली। तो साहित्य ने बहुत कुछ दिया है मुझे। अब ये संतुष्ट नहीं है और ये भी मैं कुछ और लिखूँ और बढ़िया लिखूँ और सोचता रहता हूँ। और मैं एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा भी, मेरे परिवार में मेरे तीनों बच्चे लिखते हैं। आज मुझे बाल साहित्य और इसका बदलता स्वरूप इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। इस तरह से बंधे हुए विषय पर मैं कभी बोलता तो कम ही हूँ, लेकिन मैंने लिख लिया अब, और मैंने संदर्भ किताबों से संदर्भ के रूप में भी मैंने लिया है। कुछ मैटर मैंने अपनी तरफ से भी लिया है, मेरे मन की बातें भी हैं। तो वो मैंने एक आलेख तैयार किया जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस विषय पर बोलने से पहले यह बात मन में आती है कि बाल साहित्य आखिर ज़रूरी क्यों है। हम जानते हैं कि बच्चों का मन जिज्ञासु होता है, हर नई चीज़ को वह बारीकी से जानना चाहता है। मेरे कई मित्र मुझसे शिकायत करते हैं कि बच्चे को खिलौना ला कर दिया और उसने तोड़ दिया। एक दूसरा मित्र वो भी कहता है कि ला के दिया और वो 2 घंटे बाद तोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ तोड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब तोड़ दिया, आप कह रहे हो तोड़ा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भी बच्चा खिलौना तोड़ता नहीं है, बच्चे के भीतर जिज्ञासा है, वो ये देखना चाहता है भी ये खिलौना चलता कैसे है, इसके भीतर क्या है, ये इस तरह कैसे चल जाता है। यानी उसके मन के अंदर जो जिज्ञासा है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। तब कई मित्रों की समझ में आती है ये बात कि वास्तव में बच्चे ने तोड़ा नहीं है, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, लेकिन एक बात मेरी एक पीड़ा रहती है कि अभिभावक जो है वो दिन कब आएगा जब अभिभावक खिलौनों के साथ यानी और जो चीज़ें हैं बच्चे की खाने पीने की चीज़ों के अलावा किताब खरीद के पढ़ें और अपने पत्रिकाएं भी खरीद कर लाएं, बच्चों को दें, उनको बताएं, उनसे बात करें। ये दिन कब आएगा? बहुत ही ये पीड़ाजनक स्थिति है। अभिभावक कई बार कह भी देते हैं कि दीनदयाल जी आप ये मेरे बच्चे के लिए किताब दे रहे हो,
लेकिन पाठ्यक्रम की किताबें बहुत हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वो किताबें जब पढ़ेंगे, ये अच्छी अच्छी कहानियों की, कविताओं की, रंगीन किताबें जब देखें, तब पाठ्य पुस्तकें की किताबें भी बच्चा आकर्षित होगा, बच्चा उसको पढ़ेगा। खूब सारी बातें हैं। अब बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों के हृदय में जितना प्रेम और आकर्षण खिलौनों के प्रति होता है, उतना ही पुस्तकों के प्रति भी होता है। बच्चा शिशु अवस्था में रंग बिरंगी पुस्तकें देखकर खुश होने लगता है और शुरू में वह किताबों को उलट पलट कर देखता है, कई बार फाड़ भी देता है, लेकिन उसकी एक जिज्ञासा रहती है, उसे अच्छा लगता है। हम ये नहीं समझे भी बच्चे ने किताब क्यों फाड़ दी, उसकी जिज्ञासा है। धीरे धीरे वो सीखता है और फिर धीरे धीरे जब पढ़ने लगता है, पहले देखता है फिर पढ़ने भी लगता है, गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। तो बच्चा है, बच्चा तो बादशाह है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। और शिशु अवस्था पार करते ही बच्चे मानसिक अवस्था में स्वतः ही बदलने लगते हैं, उनमें बदलाव आने लगता है, आसपास की चीज़ों को वो जानने लगते हैं और उनके प्रति, चीज़ों के प्रति जो मन में उत्कंठा है वो ताना बाना बुनते रहते हैं। उनकी रुचियां बढ़ने लगती हैं, वो कविताएं पढ़ते हैं, वो कहानियां पढ़ते हैं। धीरे धीरे ये अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं बच्चे, और वो हर बात को एक कहानी के रूप में भी सुनना चाहते हैं और कविता के रूप में भी। कहानी भी ऐसी हो कि जिसमें उसकी कल्पना जो है उसकी वैसी उसे लगे, कल्पना से भी बढ़कर लगे और उसकी जिज्ञासा शांत हो। अब बच्चे की जिज्ञासा को लेकर मैं मेरी एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है क्यों। सूरज इतना तपता क्यों है, चंदा इतना ठंडा क्यों। सूरज इतना तपता क्यों है और चंदा इतना ठंडा क्यों। और तारे करें रात भर टिम टिम, रात अंधेरा होता क्यों। तारे करें रात भर टिम टिम, रात अंधेरा होता क्यों। सूरज इतना तपता क्यों है, चंदा इतना ठंडा क्यों। तारे करें रात भर टिम टिम, रात अंधेरा होता क्यों। सूरज कहाँ चला जाता है, चंदा रात को आ जाता। सूरज कहाँ चला जाता है, रात को चंदा आ जाता। और रात को हम सब सोते क्यों, नींद रात को आती क्यों। रात को हम सब सोते क्यों, नींद रात को आती क्यों। और नींद में सपने आते क्यों, नींद में सपने आते क्यों। हमको बहुत ही बातें क्यों, हमको बहुत ही बातें क्यों। आँख खुले तो हम पाते हैं खुद को बिस्तर पर ही क्यों। और आँख खुले तो हम पाते हैं खुद को बिस्तर पर ही क्यों। अब एक मेरी दूसरी कविता इसी बात को लेकर। सिद्धार्थ जी और ये नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं दूसरी कविता इसी संदर्भ में जिज्ञासा और जो आज के समय की जो समाधीनता की स्थिति है उस पर मैं अपनी एक छोटी सी कविता इसी विषय के अंतर्गत मैंने ली है और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है किससे पूछूं पापा। किससे पूछूं पापा। दिव्या राजन जी भी जुड़े हैं, आनंद विष्णु जी भी, आनंद विश्वास जी, आनंद मदान जी भी, ऋषि शर्मा जी, अंशु जी, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेराज रजब जी, आपको भी मेरे ये बाल गीत, ये कविता पसंद आई आपको, धन्यवाद आपका। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ किससे पूछूं पापा। किससे पूछूं पापा, ये जिज्ञासा पर और आज की जो समाधहीनता की स्थिति है उस पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पापा मुझे बताओ बात, पापा मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन रात। और चंदा तारे दिखें रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। चंदा तारे दिखें रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। अब आगे देखिए कि पापा पेड़ नहीं चलते हैं, ना ही करते कोई बात। पापा पेड़ नहीं चलते हैं और ना ही करते कोई बात। और कैसे कट जाते हैं पापा इनके दिन और इनकी रात। अब ये बच्चे की पीड़ा देखिए आप, जो समानहीनता की स्थिति है कि पापा पेड़ नहीं चलते हैं और ना ही करते कोई बात।
और कैसे कट जाते हैं पापा इनके दिन और इनकी रात। और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती है, और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती है। और ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती है, ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती है। फिर मैं किससे पूछूं पापा, फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन। फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन। और डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन, और डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। तो ये देखिए आप, ये बच्चों की जिज्ञासा और समाधीनता की स्थिति पर जो मैंने कविता प्रस्तुत की है। तो बच्चों की जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा को शांत करता है वह साहित्य जो विशेषकर बच्चों के लिए, बच्चों की रुचि के अनुकूल और बच्चों की भाषा में लिखा गया हो। अध्ययन की इस बाल मनोवृत्ति के समुचित विकास के लिए स्वस्थ बाल साहित्य को रचना नितांत आवश्यक है। वास्तव में उपयोगी बाल साहित्य वही है जो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करे। किंतु ऐसे स्वस्थ बाल साहित्य के लिए रचनाकार को पहले बच्चा बनना पड़ता है। जब बच्चा बनेगा तभी वह बच्चों के लिए लिख पाएगा। फिर उसी के अनुभूति की प्रेरणा से उन्हीं की बातें उन्हीं के अंदाज में लिखेगा। इस प्रकार यदि वह साहित्य बच्चों की रुचि के अनुकूल हुआ और सरलता से उनकी समझ में आ जाएगा तो वह निश्चय ही स्वस्थ और एक सच्चा और सफल बाल साहित्य होगा, अन्यथा नहीं। किंतु संस्कृति के विकास और नव जागरण के साथ जब लोगों में चेतना आई तब इस ओर भी ध्यान गया। उन्होंने देखा कि उनके साहित्य का बहुत सा ऐसा अंग है जो बच्चों ने स्वयं ही अपना लिया है। लोग प्रचलित परी कथाएँ, साहसिक कथाएँ, यात्रा कथाएँ आदि को अपनी रुचि के अनुकूल देकर बच्चों ने उन्हें अपनी दुनिया की वस्तु बना लिया, अपनी दुनिया की वस्तु बना लिया। और बच्चों की इस स्वाभाविक रुचि ने ही स्वतंत्र बाल साहित्य की रचना की प्रेरणा दी। यह समय 19वीं शताब्दी का था जबकि दुनिया के प्राय सभी देशों ने बाल साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न आरंभ किए। उस समय कल्पना लोक की परियां, राक्षस, भूत, राजा रानी, भयंकर जीव जंतु आदि बाल साहित्य के आकर्षक विषय थे। वे बच्चों के लिए रुचिकर भी सिद्ध हुए। प्राचीन धार्मिक और परंपरागत कथाओं को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर बाल साहित्य में स्वीकारा गया। यह करो, वह न करो, सदा सच बोलो आदि सीख देने वाली कहानियाँ की तो भरमार हो गई। उस समय बच्चों के लिए बाल साहित्य जिस रूप में प्रस्तुत किया गया उससे स्पष्ट था कि उनके लिए सीखना आवश्यक है। 20वीं शताब्दी आते आते बाल साहित्य में एक विश्वव्यापी क्रांति सी आ गई। उसे नैतिक उपदेश देने वाली सीमा से बाहर निकाला गया। बच्चों के जीवन और मनोभावों को प्राथमिकता मिलने लगी। तब उनके लिए यह आवश्यक नहीं रह गया कि वे सदैव कल्पना लोक में विचरण करें। उन्हें यथार्थ के धरातल पर लाकर जीवन के सत्य और मूल्यों को पहचानने के योग्य बनाने के भी प्रयत्न किया जाने लगा। बाल साहित्य की इस विश्वव्यापी क्रांति की आधार भूमि संस्कृतियों का परिवर्तन और विकास ही माना जा सकता है। आज के युग में हम स्पष्टतः देखते हैं कि बाल साहित्य लेखन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब बाल साहित्य प्रौढ़ साहित्य से सर्वथा भिन्न है, अलग है। उसकी अपनी अलग से विशेषताएं हैं। उसमें बाल मनोवृत्ति से तालमेल स्थापित करने की क्षमता होना एक आवश्यक तत्व माना जाता है। आज बदलती हुई दुनिया के साथ बाल साहित्य के रूप में भी परिवर्तन हो रहा है। बाल साहित्य में जंगली राक्षस, राजा रानी, परियों की कल्पना भरी उड़ान, इनका महत्व नहीं रह गया। अब से 150 वर्ष पहले जो था वो अब नहीं है। अब सभी जानते हैं कि न तो राक्षस होते हैं और न ही रंग बिरंगी परियां। आज का युग विज्ञान के धरातल पर खड़ा है। वह सत्य और प्रमाणों का सहारा लेकर चलता है। आज की कहानियों के कथानक
और पात्र कोरी कल्पना की उड़ान मात्र नहीं होते, बल्कि जीवन के सत्य से अनुप्राणित होते हैं। हमारे जीवन में रोज जो कुछ घटित होता है वही साहित्य के निर्माण का आधार बन जाता है। आज के बाल साहित्य में एक तो वे पौराणिक गाथाएं हैं जिन्हें हम संस्कृति का पोषक तत्व कहते हैं, और दूसरी ओर वह साहित्य है जो नई दिशा और नई धाराओं को लेकर चलता है। अंतरिक्ष युग में ग्रहों की यात्रा, वहाँ की रहस्यमयी बातों का अध्ययन और अंतरिक्ष में उड़ान भरना बाल साहित्य की वे नई धाराएं हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक युग था जब युद्ध की रोमांचक कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी, पर अब युद्ध का रूप ही बदल गया। अब पहले जैसी बातें नहीं रही। आज आवागमन के भी अनेक साधन उपलब्ध हैं और यात्रा पथ इतने दुर्गम भी नहीं हैं जितने पहले होते थे। प्राचीन काल में यात्राएं प्राय वयस्क ही किया करते थे और उनके संस्मरण बाल युवा सभी को प्रेरणा देते थे, किंतु अब बच्चों के लिए लिखे गए यात्रा विवरणों में बच्चे स्वयं यात्री हों, यह एक आवश्यक तथ्य समझा जाता है। बाल यात्री अपनी सूझबूझ के अनुसार जो कुछ भी अनुभव करेगा वह अन्य बाल पाठकों के लिए भी प्रेरक सिद्ध होगा। नाटकों और गीतों में भी परिवर्तन आ रहा है। आज आवश्यकता ऐसे नाटकों की है जो बच्चों की रुचि के अनुकूल हों और उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकें। सफल बाल नाटक वही होंगे जिनको बच्चे स्वयं प्रस्तुत कर सकें। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व जो बाल साहित्य लिखा गया उससे देश के बच्चों में नव जागरण हुआ। उसमें अनेक प्रगतिशील विचारों का समावेश हुआ। रचनाकारों ने बच्चों को युगानुरूप बनाने तथा ऐसे समसामयिक वातावरण से परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में अनेक बाल गीत लिखे जिनमें युद्ध के प्रति घृणा थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीयता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की भावना और गांधी जी की अहिंसा की लड़ाई को स्वीकार कर स्वदेश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने का संदेश था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई शिक्षा नीति देश के बच्चों के सर्वांगीण विकास, गांव से शहर तक बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण आदि अनेक समस्याओं की ओर हमारे नीति निर्धारकों और प्रशासकों का ध्यान गया। इसके साथ ही समाजवादी समाज की संरचना, समानता, जाति, वर्ण और वर्ग भेद की समाप्ति जैसी विचारधाराओं ने सामाजिक परिवर्तन किया और लोग अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक बने। फिर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, लेक्चरर बनाने की आकांक्षाएं भी इसी के साथ विकसित होती चली गई। इस तरह सन 1960 के बाद लिखा गया बाल साहित्य पूरी तरह से जन आकांक्षाओं को ही नहीं, बाल आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति का माध्यम बना। इसके बाद 80 के दशक तक आते आते बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक बदलाव आए उन्होंने भी बाल साहित्य रचनाकारों को प्रभावित किया। अनेक बच्चे जो तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए थे वे समस्याओं का समाधान उन बाल साहित्यिक रचनाओं में खोजने लगे। बच्चों ने भी अनुभव किया कि आधुनिक बाल साहित्य में उनके मन की बात कही गई है। तो राजस्थान की युवा कवयित्री बाल कथाकार मानसी शर्मा की एक बाल कथा ऐना की बहादुरी सुनाना चाहूँगा इस संदर्भ में, जो राजस्थानी से हिंदी में अनुदित है। इस बाल कहानी को आधुनिक बाल साहित्य की एक खरी कहानी कहा जा सकता है। तो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मानसी शर्मा की बाल कहानी ऐना की बहादुरी। पापा जी की लाडली बेटी ऐना। ऐना के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं। फ्रॉक, जीन्स, जूते, चप्पलें बेशुमार। गोरे रंग की ऐना अब 9 वर्ष की हो गई। बातों में ऐना का कोई जवाब नहीं, बात बात में बात। जब बोलने लगे तो चुप होने का नाम ही ना ले, और किसी चीज़ को लेने की जिद कर ले तो उसे पूरा करके ही सांस ले। यदि ऐना की मांग पूरी नहीं हो तो बस नाराज होकर बैठ जाएगी और फिर रोना धोना शुरू, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। ऐना अब 4ठी कक्षा में आ गई। उसे इस कक्षा
कक्षा से एक नए स्कूल में लगा दिया गया। अपने नए स्कूल में वह रोज़ाना बस में बैठकर जाती। ऐना का स्कूल बैग भी सबसे अलग। कक्षा में और बस में सारे बच्चे उसके बैग को हाथ लगा लगा कर देखते। और पढ़ने लिखने में भी ऐना बहुत होशियार, और उसकी इसी होशियारी के कारण हेड सर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। एक दिन स्कूल का समय हो गया, बस आने वाली थी, पर ऐना बोली, मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मम्मी बोली, क्यों, क्या हुआ, होमवर्क पूरा नहीं किया तूने? होमवर्क तो मैंने स्कूल में पूरा कर लिया। ऐना बोली, फिर स्कूल क्यों नहीं जाती? मम्मी ने पूछा। बस ऐसे ही, ऐना बोली। स्कूल जाना है, बहाने मत बना। मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाती, बस नहीं जाती। ऐना जिद करती सी बोली। तुम्हारे कहने से क्या होता है, स्कूल तो जाना ही है। नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती कहती हुई ऐना घर की छत पर चली गई। सॉरी, छत से नीचे आ जा और नहा ले, बस आने वाली है। ऐना की मम्मी बोली। बस आती है तो आने दो, मैंने कह दिया ना मैं आज स्कूल नहीं जाती। नीचे आती है या नहीं, तेरे पापा से बोलूँ क्या? बोल दे, मैं नहीं डरती पापा जी से। ऐना कुछ ज़ोर से ही बोली। अरे सुनती हो, ऐना स्कूल नहीं जाती है तो मत जाने दो भाई, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अखबार पढ़ते पढ़ते ऐना के पापा जी ने कहा, आपने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है, एक दो थप्पड़ लगाए होते तो भागी भागी जाती स्कूल। ऐना की मम्मी नाराज़ होती हुई बोली। तभी बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, पाँव पाँव। कुछ ही देर में ऐना की बस आ गई, पर ऐना ने बस के हॉर्न को अनसुना कर दिया और वह छत पर ही रही। ऐना, आवाज़ देती हुई ऐना की मम्मी छत पर आ गई। उसने इधर उधर देखा। ऐना कहाँ हो? ए छोरी। उसकी मम्मी ने देखा कि ऐना वॉशिंग मशीन के पीछे छिपी हुई बैठी है। ऐना की मम्मी उसका हाथ पकड़कर बोली, नीचे चल, तेरी बस निकल गई लगती।